हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं द एक्सीलेंस क्लासेस और हम लाए हैं आज आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के सीरीज का दूसरा वीडियो। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं दूसरे वीडियो में आपको क्या क्या जानकारियाँ हासिल होती हैं। तो जैसे कल आप देखे थे कि प्राचीनतम उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला जिला आपको संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हमने बताया था। 9000 से 8000 BC के बीच की कहानी है। तो ऐसे आज देखेंगे कि प्राचीन चावल के साक्ष्य वाला स्थल इलाहाबाद में एक जगह का नाम है कोलडीहवा। कोलडीहवा बेलन घाटी क्षेत्र में ही स्थित है और यहाँ से 6500 BC में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। मक्का का पहला साक्ष्य मैक्सिको में मिला 6000 BC। बाजरा का पहला साक्ष्य चीन में मिला 5500 BC। सोरघम का पहला साक्ष्य आपको पूर्वी अफ्रीका में 5000 BC में मिला और राई का पहला साक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 BC में प्राप्त हुआ है। राई का पहला साक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 BC में प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। यहाँ में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला हुआ है, मतलब मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं और इसकी खोज डी टेरर ने 1935 में की थी। गुफकराल, गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल या कुम्हार की गुहा। यह एक नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ से लोगों द्वारा कृषि और पशुपालन के साक्ष्य की जानकारी हमको हासिल होती है। आइए अगली लाइन देखते हैं। चिरांद, चिरांद बिहार में स्थित है और यह एक नवपाषाणिक अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। बुर्जहुम जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से सबसे ज़्यादा नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि यह भी एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से हिरण के सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू आपका कर्नाटक में स्थित है। यहाँ राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे नवपाषाण के काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में अगर बात की जाए तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कि आग का उपयोग करना मानव ने सीख लिया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक स्थल कहते हैं। और ताम्र प्लस पाषाणिक, तो तांबा और पत्थर के प्रयोग की अवस्था से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, इसलिए हम इसको ताम्र पाषाणिक स्थल भी कहते हैं। गिलोंद आपका राजस्थान में एक जगह का नाम है जहाँ से तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नौदा टोली प्रमुख स्थल है जहाँ से ताम्र पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आए कि ताम्र पाषाणिक उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली, जो कि कहाँ पे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित जगह के नाम हैं। मालवा संस्कृति क्यों प्रसिद्ध थी? मालवा संस्कृति प्रसिद्ध थी अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध रही है। इसमें कायथा, एरण जो है मध्य प्रदेश में, इनाम गांव महाराष्ट्र में ये बस्तियां जो हैं किलाबंद रही हैं। किलाबंद बस्तियों की अगर बात की जाए तो कायथा और एरण जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इनाम गांव आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं जोरवे संस्कृति के स्थल। तो जोरवे संस्कृति खास करके महाराष्ट्र में ही विस्तृत रही। यहाँ पे जोरवे, नेवासा और दायमाबाद आपके सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। ये आपके अहमदनगर में ज़िले में स्थित है और दूसरा है पुणे में। यहाँ से चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक हैं। तो अगर सबसे बड़े जोरवे संस्कृति स्थल की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दायमाबाद सबसे बड़ा जोरवे सांस्कृतिक
स्थल रहा है। ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि पटसन के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों में फर्श के नीचे जो दफनाए जाने की प्रथा रही है, दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिले हैं, वो हमको महाराष्ट्र में नेवासा, दैमाबाद, चंदौली और इनाम गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनाम गांव के बारे में कुछ जानकारी हासिल होती है। तो इनाम गांव में चूल्हों के साथ साथ आप देखेंगे कि कच्ची मिट्टी के बड़े बड़े मकान वहाँ से मिले हुए हैं। गोलाकार गड्ढों वाले भी मकान मिले हुए हैं। 5 कमरों वाला भी एक मकान मिला हुआ है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 कमरा इसका गोलाकार स्थिति में स्थित है। आइए बात करते हैं गंगा तटवर्ती ताम्रकालीन स्थल की। तो गंगा तटवर्ती ताम्रकालीन स्थल की अगर बात करते हैं तो उसमें चिरांद है, पांडु है, राजार है, ढिवी है, ये बिहार में स्थित है। और महेश दल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह भी बिहार में है। खैराडीह और नरहन पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ, गोड़ीदार कटोरे बिहार और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग बनाते थे। अगर इसके बारे में आपको कुछ प्रश्न आए कि टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये बताना होगा कि बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग थे, वो ताम्रपाषाण युग में मवेशी पालते थे, खेती करते थे, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट पालते थे। और इनका मुख्य जो अनाज होता था वो गेहूँ, चावल और बाजरा होता था। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो मवेशी पालते थे, खेती करते थे, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट पालते थे और इनका मुख्य अनाज गेहूँ, चावल और बाजरा था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम में दफनाए जाने की प्रथा विद्यमान रही है। पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवाधान तथा पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। पश्चिमी भारत में अगर बात की जाए तो संपूर्ण शवाधान था और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। संपूर्ण शवाधान का मतलब था कि कोई व्यक्ति मर गया तो उसको सीधे ले जाके दफना देना। लेकिन आंशिक शवाधान का मतलब है कि शरीर को पहले कुछ दिनों के लिए जीव जंतुओं को खाने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जो हड्डी उनके जो कुछ बचते थे उनको ले जाके फिर दफनाया जाता था। यही आंशिक शवाधान की पद्धति थी। ठीक है, आइए बात करते हैं पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली मातृ देवी की प्रतिमा के समान ही हमें इनाम गांव में भी एक ऐसी कोई मूर्ति मिली हुई है। अगर पश्चिमी एशिया में कोई एक मातृ देवी की प्रतिमा पाई गई थी तो ठीक उसी तरीके से हमें इनाम गांव में भी ऐसी ही एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं कि दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है और भारत का पहला पुरातत्व सर्वेक्षण जो रहा है वो अलेक्जेंडर कनिंघम रहा है 1861 में। भारत का पहला पुरातत्व सर्वेक्षक की बात अगर करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि 1861 में नियुक्त हुआ था। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 में अलग से बनाया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत किया तथा जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाने का काम लॉर्ड कर्जन ने 1902 में किया था। पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत करने और जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाने का काम लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं पशुपालन का प्रारंभ। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल से माना जाता है और भारत में मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की।
तो सैंधव सभ्यता जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैला हुआ क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। जॉन मार्शल महानिदेशक थे उस समय, इनके निर्देशन में ये काम हुआ है और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह मांटगोमरी जिला है साहिवाल में, वो आज का साहिवाल उस समय का मांटगोमरी जिला था, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, यह रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात अगर करते हैं तो इसकी खोज जॉन मार्शल जो कि महानिदेशक थे, इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई और यह आज के साहिवाल और तत्कालीन मांटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में ये जगह स्थित है और यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। हमने डेट लिखना हम भूल गए, लेकिन याद रखिए कि राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज 1922 में की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक लरकाना ज़िला है, वहाँ पे ये जगह स्थित है। पिगट कोई कहानीकार होंगे, इतिहासकार होंगे। इन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के समय का जो मापन है वो रेडियो कार्बन 14 या C14 से किया जाता है। C14 से क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हर एक वस्तु में पाया जाता है। इसकी जो खत्म होने की प्रवृत्ति होती बहुत धीमी होती है, इसलिए रेडियो कार्बन 14 के द्वारा इसकी माप की जाती है। तो इससे माप करने से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है उसका टाइम पीरियड 2500 BC से 1700 BC मानी जाती है। और एक और है कि 2300 BC से 2000 BC की अगर हम बात करते हैं तो यह इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा थी। हम बात करते हैं 2500 से 1700 BC के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता रही है और 2300 से 2000 BC के बीच में इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा माना जाता है। आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान में स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसके उत्तरी छोर की अगर बात करते हैं तो ये चेनाब नदी के किनारे मांडा है। इसके पूर्वी छोर की अगर हम बात करते हैं तो यह आलमगीरपुर आज के उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर है। और पश्चिमी सीमा की बात करते हैं अगर तो यह सुतकागन-डोर बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पे दाश्त नदी बहती है। और दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो ये दायमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की मिश्रित जनसंख्या के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की मिश्रित जनसंख्या के बारे में अगर बात की जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड काकेशियन, भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा, अल्पाइन और मंगोलाइड। यहाँ मोहनजोदड़ो में कई सारी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थी। उनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड काकेशियन था, भूमध्य सागरीय थे, अल्पाइन और मंगोलाइड थे। जिसमें भूमध्य सागरीय अगर बात करें भूमध्य सागरीय प्रजाति की तो इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की और किन लोगों ने क्या क्या बताया है, किसको बताया है, इसकी हम बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात करें तो आर्य और रामचंद्र ने इसकी स्थापना की थी। तो इसको कौन बोल रहा है? लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य और रामचंद्र रहे हैं। दूसरे हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, जिन्होंने बताया है कि सुमेरियन लोगों ने इस सभ्यता को बसाया है। एक है राखाल दास बनर्जी, जिनको हमने बोला था मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। उन्होंने इसको
बताया कि द्रविड़ लोगों ने इसकी स्थापना की थी। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर रहे हैं। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, जो कि समकालीन नगर हैं और ये तीनों बड़ी बस्तियां रही हैं। हड़प्पा के टीले और ध्वंस अवशेषों की जानकारी के बारे में बात करते हैं अगर, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है चार्ल्स मेसन से, जिन्होंने 1826 में सबसे पहले इसके ध्वंस अवशेषों की जानकारी की बात की थी या इसकी पुष्टि की थी। हड़प्पा उत्खनन से संबंधित व्यक्ति एक रहे हैं दयाराम साहनी, एक रहे हैं माधव स्वरूप वत्स और एक और रहे हैं मार्टिमल व्हीलर। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हड़प्पा उत्खनन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में बताइए, उपरोक्त कथन में से कौन कौन से सही हैं। तो इन तीनों के नाम अगर रहेंगे तो वो तीनों ही सही माने जाएंगे। इसमें 2 टीले थे, एक नगर टीला था जो पूर्वी छोर पे था, एक दुर्ग टीला था जो पश्चिमी छोर पे था। यहाँ पे एक 12 कक्षों वाला स्नानागार मिला हुआ है जो 6+6 में बना हुआ था। जो कि एक कब्रिस्तान का नाम है। यहाँ से सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बना बैल मिला हुआ है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको हम उर्वरता की देवी बोल सकते हैं। दूसरा, पीतल का बना हुआ इक्का मिला है, ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के अवशेष आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा में इसको हम बोलते हैं मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ से एक बृहत स्नानागार मिला हुआ है जिसकी लंबाई 55 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसकी चौड़ाई 33 मीटर है, 33 मीटर, जो कि पूर्व से पश्चिम है। इसकी खोज मार्शल ने की थी, बृहत स्नानागार की, और इसके बगल में एक पुरोहिता आवास भी स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसकी सड़कें जो हैं समकोण पर काटती हैं। प्रमुख विशेषता इसकी ये है कि इसकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसके नगर जो थे वर्गाकार और चतुर्भुजाकार थे। बात करते हैं यहाँ पे स्तूप टीला भी एक मिला हुआ है, पश्चिम में प्राप्त हुआ है। और अगर और चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष भी मिले हैं, जैसे कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा और कुंभकारों के 6 भट्ठे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर करके अपने आप दोस्तों को भी दिखाइए, वो भी लॉकडाउन में इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखकर इसका लाभ उठा के अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।